हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक वंस अगेन। आज मैं आपके लिए इस वीडियो में लेकर के आया हूँ 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। भाई ये क्वेश्चंस मोस्ट इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में मैं रख रहा हूँ। भाई इससे पहले मैंने पार्ट फर्स्ट एंड सेकंड में बड़े ही ज़बरदस्त से क्वेश्चंस आपको कराए सॉल्व। अभी इस वीडियो में 10 ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि आपके कॉन्सेप्ट को बिल्डअप करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कभी कभी क्या होता है कि सीबीएसई जो क्वेश्चंस आपको देती है ये थोड़े से टफ क्वेश्चन हो जाते हैं, ठीक है। तो मैं आपको सिर्फ मॉडरेट या इजी क्वेश्चंस ही नहीं कराऊंगा, आपको अच्छे लेवल के क्वेश्चंस भी कवर कराऊंगा ताकि अगर बोर्ड में अच्छा सा क्वेश्चन भी आ जाए तो आपके हाथों से, आपके चंगुल से बच के ना जा पाए। आप बस वीडियो में अपनी प्रिपरेशन को थोड़ा चेक करें कि आप इन क्वेश्चन को थोड़ा बहुत क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सॉल्व कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे। आंसर ना निकले कोई इशू नहीं है, ठीक है, लेकिन आप उस स्टेप को फॉलो कर पा रहे हो क्या, जो जरूरी है। अगर हाँ तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं तो आपको कुछ भी नहीं करना है। सिर्फ आप इस वीडियो को ईमानदारी के साथ देखिए और इस वीडियो के साथ साथ जो नोट्स हैं आपके न्यूमेरिकल्स के लिए ये भी बनाते चलो। इससे पहले मैंने जब पार्ट फर्स्ट एंड पार्ट सेकेंड में जो क्वेश्चंस लेकर आया हूँ ये आपके एग्जाम के लिए बड़े ही इंपॉर्टेंट जबरदस्त क्वेश्चन है। तो बस आज की इस वीडियो में, मतलब उसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आज की इस वीडियो में थोड़ा सा अपने आप को चेक करो कि आपसे क्वेश्चन की स्टार्टिंग हो पा रही है कि नहीं हो पा रही। हाँ, लेकिन अगर आप 7 से लेकर 10 क्वेश्चन इस वीडियो के बना गए तो समझ लेना आपको बहुत ज्यादा मजा आने वाला है आपके एग्जाम में, है ना। लेकिन अगर आपसे जो है ना 2 से 5 क्वेश्चन ही बन पा रहे हैं, थोड़ा सा इंप्रूवमेंट की जरूरत आपको है, लेकिन घबराना नहीं है। अभी हमारे पास प्रिपरेशन का बढ़िया टाइम है, हम इसको कवर कर पाएंगे और डिटेल में क्वेश्चंस कराऊंगा। लेकिन आप इनको जरूर जरूर बहुत ईमानदारी के साथ देखें सो दैट आपके एग्जाम में क्वेश्चंस देखे हुआ है। सो गाइज लेट्स मूव ऑन टू आवर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपको जो दिया हुआ है यहाँ पर एक बार उसको बढ़िया से पढ़ना। याद रखिए क्वेश्चंस बड़े जरूर होंगे लेकिन एक बार में आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। देखिए 2 पिटबॉल्स, 2 पिटबॉल हैं जो कि इक्वल चार्ज कैरी करे हुए हैं। ये सस्पेंडेड है कॉमन पॉइंट से, एक वायर, एक स्ट्रिंग से। द इक्विलिब्रियम सेपरेशन बिटवीन देम इज आर। ये बड़ा ही जरूरी पॉइंट है। जब भी उन्होंने कहा ना इक्विलिब्रियम सेपरेशन, तो इस पर थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। देखिए कहा जा रहा है कि एक कॉमन पॉइंट है, यहां से 2 पिटबॉल, पिटबॉल का मतलब है 2 थर्माकोल की बॉल्स कनेक्टेड है और ये एक वायर है या कहें कि ये एक स्ट्रिंग है। नाउ इन दोनों पर इक्वल चार्जेस हैं, लेकिन क्वेश्चन में कहीं भी मेंशन नहीं है कि चार्ज कैसा है, तो मैंने इन दोनों चार्जेस को पॉजिटिव कंसीडर कर लिया, ठीक है। नाउ अगर क्वेश्चन में होता ना इक्वल एंड ऑपोजिट तो आपको प्लस माइनस लेना होता। नाउ तो अभी कह रहा है कि इन दोनों चार्जेस के बीच की जो इक्विलिब्रियम सेपरेशन ये स्मॉल आर है। इक्विलिब्रियम सेपरेशन का मतलब होता है कि भाई वो डिस्टेंस जब दोनों चार्जेस पर लगने वाले जो फोर्सेस हैं ये एक दूसरे को कैंसिल कर दें, यानी कि नेट फोर्सेस जो हो जाए वो जीरो हो जाए। इस चार्ज पर लगने वाले सभी फोर्सेस कारण इस चार्ज पर कोई भी इफेक्ट ना हो, ना ये चार्ज लेफ्ट में जाए ना ये चार्ज राइट में जाए, नेट फोर्स जीरो है। इसका मतलब है कि सारे चार्जेस ने एक दूसरे को कर लिया बैलेंस, ठीक है। नाउ तो ये होता है इक्विलिब्रियम सेपरेशन। नाउ अभी कह रहा है कि नाउ द स्ट्रिंग्स आर रिजिडली क्लैम्प्ड। स्प्रिंग्स को आपने रिजिडली क्लैम्प कर दिया एट हाफ द हाइट, मतलब आधी हाइट पर। कहां पर? आधी हाइट पर। तो अगर आपने आधी हाइट पर इसको क्लैंप कर दिया तो फिर जो सेपरेशन होगी ये आर तो बिल्कुल नहीं होगी, ये आर के अलावा कुछ और होगी, इससे आर डैश। आपको वही इक्विलिब्रियम सेपरेशन अब निकालनी है। कह रहा है कि इक्विलिब्रियम सेपरेशन क्या बन जाती है, मतलब आपको ये इक्विलिब्रियम सेपरेशन ये आर है, अगर आप इनको आधी डिस्टेंस पर टांग देते हैं तो आर डैश की वैल्यू क्या होगी ये निकालना है। बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन, मैं इसको पूरे को इरेज कर रहा हूं और हम इक्विलिब्रियम डायग्राम बनाएंगे। नाउ तो मान के चलो कि ये जो है ना यहां पर इस डायरेक्शन में लग रहा है इस पर, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा चार साइड, तो इस पर लगेगा क्यूई फोर्स, ठीक है। नाउ नीचे की साइड लगेगा एमजी फोर्स, क्योंकि ये धागा स्ट्रिंग है तो उस पर लगेगा टेंशन, और टेंशन हमेशा जिस चार्ज पार्टिकल के कारण लग रही है उससे दूर की साइड लगेगी, है ना, अभी फ्रॉम द बॉडी। अभी अगर ये वाला एंगल थीटा है तो फिर ये वाला एंगल 90 डिग्री होगा, ठीक। नाउ इसको आप बोलोगे बेस है, ये क्या है, ये बेस है। फिर ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, नीचे वाला चलो मैं यहाँ पे मार्क कर देता हूँ परपेंडिकुलर, ठीक है ना। अभी ये जो टेंशन है मैं इसको रिजॉल्व कर सकता हूँ। देखो जरा, अगर ये वाला एंगल थीटा है तो फिर ये वाला एंगल भी थीटा होगा, जिसके कारण से यहाँ पर एक कंपोनेंट जाएगा ऊपर की साइड जाएगा, इसको मैं नाम दूंगा टी कॉस थीटा, इसको नाम दूंगा टी साइन थीटा। क्या नाम दूंगा? टी साइन थीटा हो जाएगा। अब क्योंकि ये इक्विलिब्रियम में तो सारे फोर्सेस एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं, बैलेंस कर रहे हैं, दैट मींस टी साइन थीटा बैलेंस कर रहा है किसको? क्यूई फोर्स को। टी कॉस थीटा बैलेंस कर रहा है किसको? mg फोर्स को। अगर ये बैलेंस ना करते
तो कैसे जो है ये इक्विलिब्रियम में रह पाती है। हाँ नाउ, तो अभी आप यहाँ पर आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट का सेकंड से डिवाइड करेंगे तो आपको मिलेगा tan थीटा इज इक्वल टू QE बाय mg मिलेगा। नाउ अभी आप यहाँ पर देखो tan थीटा को आप क्या प्लेस कर सकते हो, tan थीटा, तो tan थीटा यहाँ पे परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या है, अगर ये पूरी डिस्टेंस r है तो ये आधी कितनी बचेगी r/2, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस। बेस क्या है, बेस है y इज इक्वल टू q। e के प्लेस पर आप पुट करोगे kq अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर मतलब r² अपॉन mg के प्लेस पर पुट करोगे mg। नाउ तो फर्दर सॉल्व करने पर आपको क्या मिलेगा, r/2y इज इक्वल टू kq² अपॉन mg इंटू r², ये बन जाएगा, बनेगा। आप इसको बना दें इक्वेशन नंबर सीधे से इक्वेशन नंबर 3, इसको बना दो इक्वेशन नंबर 4। अभी आप एक काम करो, मैंने इसके लिए तो निकाल दिया, अब इसके लिए कैसे करेंगे। अब यहाँ पर इन दोनों बीच की सेपरेशन r' है, तो ये वाली कितनी हो जाएगी, r'/2। ठीक है, तो अब देखो ये आपका थीटा, ये आपका 90 डिग्री, तो ये आपका बेस और नीचे वाला परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो अभी आप देखो tan थीटा का प्लेस पर क्या लिखो, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर क्या है, ये वाली इक्वेशन वैल्यू पुट करो। tan थीटा के प्लेस पर परपेंडिकुलर क्या है, r'/2 अपॉन बेस क्या है, बेस है आपका y/2 इज इक्वल टू सेम यहाँ बन जाएगा kq² अपॉन इन दोनों बीच की सेपरेशन r'²। अब तो r' है ना ये वाले केस में, टोटल सेपरेशन अपॉन mg, ये बन जाएगा। ये वाली थर्ड वाली इक्वेशन मैंने वैल्यूज पुट की हैं, तो मैं इस इक्वेशन को फर्दर सॉल्व करूंगा तो ये मुझे मिल जाएगा 2/y इज इक्वल टू kq² अपॉन r'² इंटू mg। ये हो गई मेरी इक्वेशन नंबर 4। जब आप इन दोनों इक्वेशन नंबर 5, जब आप इन दोनों इक्वेशन को डिवाइड करेंगे, इक्वेशन नंबर 4 डिवाइड बाय इक्वेशन नंबर 5, तो कंडीशन क्या बनेगी, कंडीशन ये बनेगी कि आपको यहाँ पर मिलेगा r' इज इक्वल टू r³ अपॉन 2। आप इसको सॉल्व करें, मैं इसको ऑलरेडी सॉल्व कर चुका हूं, तो r' की वैल्यू जो हो जाएगी, सिर्फ डिवाइड करना है, कुछ नहीं, सिर्फ डिवाइड, सब कुछ कैंसिल हो जाएगा, ये r³ अपॉन 2 बचेगा, तो r' की जो वैल्यू हो जाएगी दैट विल बी r/2 का होल क्यूब, ये चीज है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा और यहीं से आपके काफी सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं। अब ये क्वेश्चन अगर रिपीट हो गया आपके बोर्ड में, आपके किसी भी कॉम्पिटिशन में, तो आप उसको आराम से कर पाएंगे। ना क्वेश्चन नंबर सेकंड पे आते हैं। अभी क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या दिया हुआ है जरा ध्यान से देखना, बढ़िया सा क्वेश्चन है। एक इलेक्ट्रॉन है जो कि रेस्ट से फॉल करता है थ्रू अ वर्टिकल डिस्टेंस h इन यूनिफॉर्म एंड वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्टेड इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो क्या कर रहा है, वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्टेड इलेक्ट्रिक फील्ड। मान के चलो कि यहाँ पर से एक इलेक्ट्रॉन जो कि नेगेटिव चार्ज है, ये इलेक्ट्रॉन फॉल करता है नीचे, इस इलेक्ट्रॉन का मोशन नीचे, ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे बोला, वर्टिकली अपवर्ड। अभी क्या कर रहा है, द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज नाउ रिवर्स्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बदल दी, ये मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बदल दी, ठीक है। और अब जो चार्ज है उसकी जगह आपने क्या बोला, प्रोटॉन ले लिया, क्या ले लिया, नाउ अ प्रोटॉन अलाउड टू फॉल फ्रॉम रेस्ट। अब आपने इलेक्ट्रॉन की जगह क्या ले लिया, प्रोटॉन। तो कह रहा है द टाइम ऑफ फॉल ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का टाइम ऑफ फॉल प्रोटॉन की कंपैरिजन में कैसा होगा। मतलब आपको बताना है कि इलेक्ट्रॉन, बताना किसके बारे में, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से जल्दी गिरेगा या देर में गिरेगा, किसका टाइम पीरियड ज्यादा होगा, किसका टाइम जो है ना टाइम ऑफ फॉल कम होगा। तो देखिए इसके लिए आपको समझना पड़ेगा, सबसे पहले अगर आप इसका टाइम ऑफ फॉल निकालना चाहें, या फिर मैं सिंपल कहूँगा कोई पार्टिकल जो नीचे आ रहा है, यहाँ पर देखो एक्सेलरेशन किसके कारण हो रही है, ये अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर की साइड है तो उसका मतलब है कि जरूर यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज होगा, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज होगा। तो ये वाले केस में इलेक्ट्रॉन नीचे ही आना चाहेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण एक्सेलरेशन होगी, F इज इक्वल टू ma, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ना इलेक्ट्रिक फोर्स है QE ma, तो A इज इक्वल टू क्या हो गया, QE अपॉन m, ये एक्सेलरेशन आ गया ना। इसी तरह से अगर ये वाला केस, सेकंड वाले केस में इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे बन रही होगी, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन ऐसे है ना, तो आपका जो है ना पॉजिटिव ऊपर होगा, नेगेटिव, तो इस पर भी प्रोटॉन पे भी नीचे की साइड फोर्स लगेगा, समझे, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में ना हो। तो अभी आप भी देखो दोनों की एक्सेलरेशन जो होगी ना ये बराबर होगी बिकॉज दोनों पर चार्ज सेम है। लेकिन अभी आपको समझना है दोनों की एक्सेलरेशन बराबर नहीं होगी, आपको थोड़ी सी बातें इसमें जाननी है, टाइम ऑफ फॉल हम सीख रहे हैं नाउ। तो S इज इक्वल टू हमने लगाया ut प्लस हाफ at², ठीक है। अब देखो फ्री फॉल नहीं कर रहे हैं ना, फ्री फॉल नहीं कर रहे हैं तो यहाँ पे A की वैल्यू आपको ये पुट करनी पड़ेगी, S कितना डिस्प्लेस कर रहे हैं, बोला h हाइट से, इनिशियली ये रेस्ट में थे तो मतलब U की वैल्यू 0, क्या बचा हाफ, A की जगह पर आप पुट करेंगे QE अपॉन m इंटू t²। चलिए तो यहाँ से t की जो वैल्यू आ जाएगी दैट विल बी
2HM अपॉन QE, और ये आ गया आपके रूट के अंदर। तो यहाँ पर T की जो वैल्यू आ गई, ये वैल्यू आ गई आपके पास, ये देखो H कांस्टेंट है, E कांस्टेंट है, Q कांस्टेंट है, T कांस्टेंट, 2 कांस्टेंट। देखो बिकॉज में दिया हुआ है कि आपने इसका जो कीपिंग इट्स मैग्नीट्यूड सेम, आपने मैग्नीट्यूड को सेम रखा है इलेक्ट्रिक फील्ड का, तो E कांस्टेंट है, चार्ज कांस्टेंट होते ही दोनों पर सेम चार्ज होता है, हाइट कांस्टेंट है। तो टाइम पीरियड किस पे डिपेंड कर रहा है? मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। टाइम पीरियड किसके प्रोपोर्शनल है? मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो आप ये देखो, मास जिसका ज़्यादा उसका टाइम ऑफ फॉल ज़्यादा लगेगा। इसका मतलब मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कम है तो ये जल्दी फॉल कर जाएगा। दैट मीन्स जो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये स्मॉलर होगा, और मास ऑफ प्रोटॉन टाइम फॉल ऑफ इलेक्ट्रॉन ये स्मॉलर होगा, बाकी दूसरे वाले का ज़्यादा होगा। ठीक है, प्रोटॉन का नाम। तो इसमें ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 पर आएंगे। क्वेश्चन बनाओ। अभी क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया हुआ है? बढ़िया सा क्वेश्चन है, थोड़ा सा बच्चों को समझने में इसको ध्यान देना चाहिए। टॉय कार, एक टॉय कार है जिस पर चार्ज Q है। तो मैं यहाँ पे कार वार नहीं बनाऊंगा, सिर्फ क्या बना दूंगा? एक चार्ज Q है। इस चार्ज Q को फ्रिक्शनलेस हॉरिजॉन्टल प्लेन पर इलेक्ट्रिक फील्ड से जो है ना, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण इसमें मोशन हुआ, और इनिशियली जो उसकी वेलोसिटी थी ये 0 थी। एक सेकंड के बाद इसकी वेलोसिटी हो गई 6 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, कितनी? 6 मीटर पर सेकेंड। अभी कह रहा है एट दैट इंस्टेंट, और इस समय, मतलब यहां से आप मान के चलो कि इस समय से जो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है इसको रिवर्स कर दिया। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन रिवर्स कर दिया, लेकिन फिर भी कार 2 सेकंड तक मूव करती है। कार 2 सेकंड तक मूव करती है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आपको एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड बतानी है। देखिए जरा, यहां पर क्या हुआ, इसके पास चार्ज Q है, तो ये कार जो है ना 0 से, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड पहले इस डायरेक्शन में लगाई जा रही थी, तो इसकी जो वेलोसिटी है ये 0 से 6 मीटर पर सेकंड तक बढ़ गई। लेकिन यहां पर इसका 1 सेकंड बीत गया, 1 सेकंड बीत गया, उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को रिवर्स कर दिया। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन रिवर्स हो गई तो फिर ये 2 सेकंड तक और चलती है कार, 2 सेकंड तक और चलती है, लेकिन इसी डायरेक्शन में नहीं। आपको कॉमन सेंस लगाना पड़ेगा। अगर 0 से 6 मीटर पर सेकंड तक पहुंचने में इसको 1 सेकंड लगा है, तो 6 मीटर से 0 पहुंचने में भी इसको 1 सेकंड ही लगेगा। तो 6 मीटर पर सेकंड से 0 मीटर पर सेकंड है 1 सेकंड में। अभी 0 हो गई। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन तो ये है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन तो ये है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, तो अब इसका जो मोशन होगा, क्योंकि अब ये 0 हो गई ना, इसका जो मोशन होगा वो इस डायरेक्शन में होगा। मतलब अब इसकी वेलोसिटी फिर से बढ़ेगी 0 से 6 मीटर पर सेकंड में, बिकॉज कहा है ना कि जो मोशन है वो 2 सेकंड के लिए हो रहा है ना। तो अभी आप ये देखो, इसने कितने सेकंड मोशन कर लिया? तो इसने टोटल टाइम लिया 3 सेकंड। ठीक है, 3 सेकंड। अब ये 3 सेकंड में इसने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर ली? तो आप ये देखो कि पहले सेकंड में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की होगी, तो बस पता कर लो। तो आप यहाँ पे लगाएंगे S = ut + ½ AT²। पहले सेकंड में इतना ट्रैवल किया उतना ही तो हर एक सेकंड में ट्रैवल कर रहा है ये, है ना। तो देखो जरा, S के प्लेस पर क्या है, ये अपन को निकालना है u। इनिशियली वेलोसिटी इसकी 0 थी, बिकॉज 0 to 6, तो ये 0 + ½ A मतलब क्या होता है? एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होता है? v - u/t × t²। t से ये t कैंसिल होगा एक, तो S की वैल्यू जो आ गई दैट इज ½ v - u, तो 6 - 0 × t की जगह पर 1 सेकेंड, तो S की जो वैल्यू आ गई दैट इज 3 मीटर। तो आप यहां से समझिए कि 3 मीटर इसको यहां से लेके यहां तक 1 सेकेंड में ट्रैवल किया। अब इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं बदली, तो 3 मीटर इसने यहां से यहां तक ट्रैवल किया और 3 मीटर लौट के ट्रैवल किया। तो अगर मैं बात करूं टोटल स्पीड की या एवरेज स्पीड की, अगर मैं बात कर रहा हूं एवरेज स्पीड की, तो एवरेज स्पीड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस की वैल्यू क्या है? देखो 3 और 3 + 6 + 3, तो 9 हो गया। 9 अपॉन टोटल टाइम कितना लगा? 3। तो आप यहाँ पर बोलेंगे 3 मीटर पर सेकेंड जो है गई, मतलब जो है वो इसकी एवरेज स्पीड है। और एवरेज वेलोसिटी का जो फॉर्मूला होता है दैट इज टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट कितनी है भाई? इनिशियल पोजीशन इसकी ये थी, फाइनल पोजीशन ये है, मतलब लौट के आ गया ना उसी रास्ते से। देखो ये 3 मीटर वापस आ गया, तो इसका मतलब टोटल डिस्प्लेसमेंट इसकी हुई 3 मीटर और टोटल टाइम लगा 3 सेकेंड। तो यहाँ पर जो हो गया ये हो गया आपका 1 मीटर पर सेकेंड, इसकी एवरेज वेलोसिटी हो गई। तो एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड ये कितना हो गया? एवरेज वेलोसिटी है 1 मीटर पर सेकेंड और एवरेज स्पीड कितनी है? 3 मीटर पर सेकेंड। तो इसका जो ऑप्शन है ये करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा
बी। ठीक है, आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 4 पे। अभी क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे देखो क्या दिया हुआ है, एक चार्ज पार्टिकल है जो कि मूव कर रहा है अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब एक आप ये चार्ज पार्टिकल मान लो, जैसा कि गिवन फिगर में दिखाया गया है, ये चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जा रहा है, इस डायरेक्शन में। ठीक है, व्हाट इज द हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट ऑफ चार्ज पार्टिकल व्हेन इट डिसेंड्स ए डिस्टेंस ऑफ y। मतलब आप ये देखो इस ग्राफ में आप देखना कि कोई भी चार्ज पार्टिकल, ये कोई भी चार्ज पार्टिकल सीधे जा रहा है बिकॉज इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा है। लेकिन इस समय ये चार्ज पार्टिकल जो है ना, अगर मान के चलो अगर ये चार्ज पार्टिकल नीचे जाता, क्या अगर ये चार्ज पार्टिकल नीचे की ओर जाता और नीचे की ओर इसने y हाइट जो है ना नीचे गिर गया होता, तो इतने टाइम में ये कितनी हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट या हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर कर लेगा। देखिए जरूरी बात है, जरूरी बात यह है, वो कह रहा है कि जितने टाइम में कोई चार्ज पार्टिकल y हाइट तक नीचे आता है, उतने ही टाइम में ये चार्ज पार्टिकल कितनी हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट कवर कर लेगा। तो सबसे पहले मुझे ये निकालना पड़ेगा कि ये टाइम आखिरकार कितना है कि ये y हाइट जो है कवर कर पा रहा है। तो मैं इसको निकालूंगा कि y हाइट के लिए निकाल रहा हूं ना, तो यहां पर मैं लिखा एस वाई इज इक्वल टू यू वाई प्लस यू टी होता है प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, है ना। तो अभी आप भी देखो एस के प्लेस पर क्या पुट करूंगा, एस के प्लेस पर मैं पुट करूंगा यहां पर y इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी 0 है प्लस हाफ ए के प्लेस पर क्या g, क्योंकि फ्री फॉल हो रहा है यहाँ पे y एक्सिस में, तो फ्री फॉल हो रहा है ना, फोर्स तो इलेक्ट्रिक फोर्स तो x एक्सिस में इस डायरेक्शन में लग रहा है, इंटू टी स्क्वायर। नाउ तो अभी आप ये देखो t की जो वैल्यू आ जाएगी दैट विल बी 2y अपॉन जी, ये रूट के अंदर, ये हो गई टाइम की वैल्यू। अभी आप यहाँ पर देखें कि यहाँ पर क्या हो जाएगा कि आप इतनी हाइट में, मतलब इतने ही टाइम में कितनी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ये कवर करेगा, तो मैं इसको बोलूंगा यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होगा। नाउ एस एक्स इज इक्वल टू यू, इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पर क्या है 0, कुछ भी गिवन नहीं है, नाउ प्लस हाफ यहाँ पर एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में तो इलेक्ट्रिक फील्ड लग रही है, फ्री फॉल तो नहीं हो रहा ना, तो आप ए की प्लेस पर इलेक्ट्रिक फोर्स के कारण एक्सेलरेशन जो होगी उसको पुट करेंगे। टी स्क्वायर के प्लेस पर आप यहाँ पर पुट कर सकते हैं, टी स्क्वायर के प्लेस पर आप चाहें तो डायरेक्ट पुट कर सकते हैं 2y अपॉन जी। जब आप इन वैल्यूज को पुट करेंगे तो आपको इसका आंसर मिल जाएगा। मैं इसका डायरेक्ट आंसर यहाँ पर आपको बता दे रहा हूँ, है ना। इसकी कैलकुलेशन करना और आपका आंसर आ जाएगा 4.03 × 10⁻12 मीटर। आई होप ये सारी चीज़ें आप क्लियर हो रही होंगी ना। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे क्या कहा जा रहा है कि एक आपके पास एक लाइन चार्ज है, ठीक है, मतलब आप ये मान के चलो एक वायर है जिस पर आपने पॉजिटिव चार्ज दिया और ये यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी इसके ऊपर है ना। तो अभी कह रहा है कि आपने r0 पर डिस्टेंस पर एक चार्ज को रखा फ्रॉम रेस्ट। हाँ, तो अभी अगर आप इस चार्ज को रखोगे तो इस चार्ज पर इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा जिसके कारण से इसकी वेलोसिटी बदलेगी, अभी इसकी वेलोसिटी 0 है, फोर्स लगेगा तो उसकी वेलोसिटी कुछ ना कुछ हो जाएगी। तो इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि द स्पीड v ऑफ पॉइंट चार्ज एज अ फंक्शन ऑफ इंस्टेंटेनियस डिस्टेंस r। तो कह रहा है कि इसकी जो स्पीड होगी ना, ये जो उसकी स्पीड होगी दैट मीन जो उसकी स्पीड v है, ये डिस्टेंस के साथ किस तरह से बदलेगी, इस चीज पर हमें थोड़ा सा डिस्कशन करना है। और यहां पर आपको 4 ऑप्शन दे दिए, बढ़िया क्वेश्चन है ना। तो कैसे बनेगा ये, तो यहां पर क्या करना है आपको, सबसे बड़ी आसान सी बात है, आप इसमें लॉजिक लगाइए। देखो फोर्स लगा तो इसकी वेलोसिटी बदली, दैट मीन्स फोर्स लगने से वेलोसिटी बदल रही है, ये बात तो क्लियर है। तो मैं यहां पर देखूं कि फोर्स किस पे डिपेंड कर रहा है, फोर्स डिपेंड करेगा कितनी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड है। हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड किस पे डिपेंड करेगी भाई, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड डिपेंड करेगी r पर, बिकॉज ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लीनियर चार्ज डेंसिटी जो होती है दैट मींस 1/2πε0 लैम्डा अपॉन r होती है। तो लाइन चार्ज के कारण तो E और R का जो रिलेशन है कैसा है, इनवर्स रिलेशन है। तो अगर F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E और E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R, तो मैं यहां से बोल सकता हूं ना कि फोर्स और डिस्टेंस का जो रिलेशन है वो इनवर्स है। नाउ F को मैं लिखता हूं ma अपॉन r, तो एक्सेलरेशन और इसका कैसा रिलेशन है, बोला इनवर्स। m से तो मुझे कोई मतलब ही नहीं है, एक्सेलरेशन। नाउ तो एक्सेलरेशन को मैं क्या लिख सकता हूं, चेंज इन वेलोसिटी विद चेंज इन टाइम। लेकिन मुझे यहाँ पर वेलोसिटी का टाइम के साथ रिलेशन चाहिए क्या, नहीं डिस्टेंस साथ, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा dr अपॉन dr इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन r। तो यहाँ से dr अपॉन dt को, मतलब डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम को मैं लिख सकता हूँ वेलोसिटी, तो ये हो जाएगा v इंटू dv अपॉन dr इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन r।
इसको फर्दर सॉल्व करूंगा, ये r आपका dr साइड चला जाएगा, तो ये बचेगा v इंटू डी वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r इंटू डी आर, ये बचेगा। तो अगर मैं इसका इंटीग्रेशन करूंगा फ्रॉम 0 टू v और इसका इंटीग्रेशन कर देता हूं कहां से, फ्रॉम r0, पहले ये r0 पे, अब ये पता नहीं कितनी डिस्टेंस पे जाएगा, तो फ्रॉम r0 टू r। चलिए तो ये आपका हो जाएगा v स्क्वायर बाय 2, लिमिट आ जाएगी 0 से लेके v तक डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ये हो जाएगा, अच्छा 1/r है ये 1/r, तो 1/r का हो जाएगा log r, लिमिट आ जाएगी r0 से लेके r तक, तो v स्क्वायर बाय 2 और यहाँ पर हो गया log r माइनस log आपका r0, तो v स्क्वायर बाय 2 और इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू log आपका जो है ना r अपॉन r0 होता है, log m माइनस log n इज कितना हो जाता है log m अपॉन n। तो अगर ये v स्क्वायर से मैं यहाँ से रूट हटा दूँ, तो 2 से तो मुझे मतलब ही नहीं, मैं तो वेलोसिटी का रिलेशन देखना है, तो अगर मैं रूट हटा दूंगा तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका log नेचुरल log मतलब आप इसको ln बोलते हो, ln अपॉन r0, तो ये रिलेशन आपका हो गया। बढ़िया से इनको प्रैक्टिस करिए, आपका बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 आपको क्या दिया हुआ जरा देखना। आपको दिया हुआ एक सिंपल पेंडुलम है, एक सिंपल पेंडुलम बॉब है जिसका मास है 2 ग्राम, मतलब यहाँ पर, और इसके पास चार्ज है कितना 5 माइक्रोकूलम। इट इज एट रेस्ट इन यूनिफॉर्म हॉरिजॉन्टल इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कुछ इस तरह से दी हुई है, और आपके पास एक मतलब पहले जो है ना मान के चलो कि बॉब कुछ इस तरह से होगा, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण ये जो बॉब है ये इस तरह से हो गया पेंडुलम का, इस पर जो इसका जो मास है वो 2 ग्राम है, तो mg फोर्स पे नीचे लगेगा, और इलेक्ट्रिक फोर्स क्या होता है Q इंटू ई, तो Q की वैल्यू आपको गिवन है 5 माइक्रोकूलम, E की वैल्यू आपको गिवन है 2000 वोल्ट पर मीटर, M की वैल्यू भी आती है, G की वैल्यू भी आती है ना। ऊपर की साइड क्या लग रहा है, ऊपर लग रहा है आपका टेंशन फोर्स, क्या लग रहा है, ऊपर लग रहा है टेंशन फोर्स। तो अगर ये एंगल थीटा है तो फिर हर बार की तरह ये वाला एंगल हो जाएगा थीटा, सो दिस विल बी t cos थीटा, और ये हो जाएगा आपका t sin थीटा। ठीक है ना, अभी करा है एट इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम में कहेगा तो सारे फोर्स एक दूसरे को बैलेंस करेंगे, फिर से t sin थीटा इज इक्वल टू QE बनेगा, t cos थीटा इज इक्वल टू mg बनेगा। आप इन दोनों को डिवाइड करें तो बचेगा ये आपका tan थीटा इज इक्वल टू, Q की वैल्यू क्या है 5 माइक्रोकूलम 10⁻⁻6 इंटू ई की वैल्यू क्या है 2000 अपॉन m की वैल्यू क्या है 2⁻⁻3 kg में कन्वर्ट कर लिया, इंटू g की वैल्यू क्या है 10, यहाँ से ये कैंसिल कर दो, ठीक है 10⁻3 से 10 ये आपका ये -3 बचेगा, 2 से ये कैंसिल हो जाएगा, तो आपका tan थीटा इज इक्वल टू 5 इंटू 10, ठीक है, तो आपको करीब 50 आ रहा है क्या, ये 2010 2000, ठीक है, तो आपका 5 इंटू दिस, तो मेरा 10⁻5 आ रहा है क्या। हाँ, ये कैलकुलेशन थोड़ा सा देखो यहाँ पे 1-6 और ये 2000, ये 10⁻3, ये बच गया 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, -3 का इंटू इससे होगा, तो आपको हाँ जी, तो आपका tan इनवर्स 0.5 आ जाएगा, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 0.5, ठीक है 0.5 आपका आंसर हो रहा है यहाँ पे, ठीक है, तो ये आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर, ये भी आपका करेक्ट ऑप्शन। नंबर 7 का कह रहा है अ पॉजिटिव पॉइंट चार्ज, एक पॉजिटिव पॉइंट चार्ज है जिसको पास लाया गया एक मेटल क्यूब के, तो आपको जो है 4 कंडीशन बना के दे दी गई। इसको मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ प्रीवियस वीडियो में, अगर आपने नहीं देखे हैं वीडियोस तो उनको जाकर के ज़रूर देखो, है ना, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है भाई। कहा जा रहा है कि मान के चलो अगर आपने इसके पास में एक छोटा सा पॉइंट चार्ज रख दिया, पॉजिटिव पॉइंट चार्ज, तो कह रहा है कि इस क्यूब पर इन 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। द क्यूब बिकम्स नेगेटिवली चार्ज, अगर आपने इसके पास में एक पॉजिटिव चार्ज रख दिया तो क्या इस क्यूब पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, ये बताओ। आंसर इज नहीं, बिल्कुल नहीं आएगा। पता है क्यों? बिकॉज ये पॉजिटिव चार्ज इस चार्जेस को इंड्यूस करेगा, इसमें से कोई चार्ज बाहर निकल के नहीं जाएगा, है ना, तो इस पर नेगेटिव चार्ज नहीं आएगा ना ही ये पॉजिटिवली चार्ज बनेगा। ठीक है, द इंटीरियर बिकम्स पॉजिटिव चार्ज एंड द सरफेस बिकम्स नेगेटिवली चार्ज, ये भी गलत है ना। क्यों? बिकॉज ये मेटल है, मेटल क्यूब, तो मेटल जो है ना, मेटल के अंदर चार्ज एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो ऑप्शन हो जाएगा आपका डी करेक्ट हो जाएगा। क्यों? कि इंटीरियर रिमेन्स चार्ज फ्री, क्योंकि मेटल है तो उसके इंटीरियर में चार्ज एग्जिस्ट नहीं कर सकता, लेकिन सरफेस जो है ना, इस पे यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। जैसे आपको बताऊं, अगर ये आपके पास क्यूब है तो कह रहा है नॉन यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। अगर आपके पास ये क्यूब है
ठीक है, और आपने इसके पास में रख दिया एक पॉजिटिव चार्ज, तो इस पॉजिटिव चार्ज अट्रैक्शन होगा तो ये ज़्यादातर नेगेटिव चार्जेस इस साइड को आ जाएंगे यहाँ पर, और रिपल्सन के कारण जो पॉजिटिव चार्जेस हैं ज़्यादा कहाँ चले जाएंगे, इस साइड। तो इसकी सरफेसेस पर जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा ये नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होगा। कैसा होगा, नॉन यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। तो ये आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 8 में आपको मिलेगा कि दो पैरेलल इनफाइनाइट लाइन चार्जेस हैं, ठीक है, जिनकी चार्ज डेंसिटी है, इसकी डेंसिटी है प्लस लैम्डा और इसकी डेंसिटी है माइनस लैम्डा। तो कह रहा है कि इसके सेंटर पे एट अ डिस्टेंस, दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो 2r हो गई। इसके सेंटर पे या कहूँ कि इसके मिड वे पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, देखो तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लीनियर चार्ज डेंसिटी जो बनती है दैट इज 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा अपॉन आर, ये होती है। तो इसकी इंटेंसिटी देखो इस पॉइंट पर, इस डायरेक्शन में। अब ये नेगेटिव है तो इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होगी वो भी इसी डायरेक्शन में होगी। तो सेंटर पे दोनों की जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है वो ऐड हो जाएंगी। कैसे हो जाएंगी, दोनों की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐड हो जाएंगी, ठीक है। नाउ अब देखना, अगर दोनों की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को मैंने ऐड कर दिया तो लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर प्लस लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, ये दोनों ऐड हो गए तो फिर ये कितना बचेगा, ये आधा 1/2 प्लस 1/2, आप इन दोनों को ऐड करोगे तो ये आपका ये बच जाएगा लैम्डा अपॉन पाई एप्सिलॉन नॉट आर न्यूटन पर कूलम। ऐड कर लो आराम से, एलसीएम ले लो, ये आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 में आपको मिल रहा है कि लॉन्ग सॉलिड नॉन कंडक्टिंग सिलेंडर है, एक नॉन कंडक्टिंग सिलेंडर है जो कि सॉलिड है, ठीक है। लेट्स से ये आपके पास एक सिलेंडर हो गया, ठीक। इस सिलेंडर की जो रेडियस होगी, ये रेडियस हम देंगे कैपिटल आर, ये रेडियस हम देंगे कैपिटल आर, ठीक है। नाउ अभी ये जो सिलेंडर की रेडियस है कैपिटल आर is charged such that volume charge density is proportional to r, समझे, where r is the distance from axis। देखिए इसमें कहा जा रहा है कि जो वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी है ये r के साथ साथ बढ़ रही है, दैट मीन जो रो है ये r पर डिपेंड कर रहा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मतलब जैसे जैसे ये जो एक्सिस से जो डिस्टेंस r बढ़ेगी वैसे वैसे वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी बढ़ेगी। तो आपको यहाँ पर कैलकुलेट करना है इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए डिस्टेंस r, एट ए डिस्टेंस r, और ये जो r कैसा लेना है, इनसाइड द सिलेंडर। तो इसका जो आंसर होगा दैट आंसर विल बी E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस। इसका मतलब ये हुआ, देखो हर बार कंडीशन क्या बनती है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है, अगर नॉन कंडक्टिंग वाला केस है तो फिर याद रखना कि इलेक्ट्रिक फील्ड सिलेंडर के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनती है दैट इज E इज इक्वल टू K 3r स्क्वायर, या फिर शायद मुझे करेक्ट ध्यान नहीं आ रहा है, E इज इक्वल टू K r स्क्वायर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट, ये इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड बनती है ना। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड से हम यहाँ से जो है डेरिवेशन, मतलब इस डेरिवेशन के थ्रू हम इसका डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हैं, E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर। नाउ अभी जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको जो फाइनल क्वेश्चन दिया गया दैट इज पॉइंट चार्जेस आपके पास, एक चार्ज A है और एक चार्ज B है। इस A पर जो चार्ज है दैट इज प्लस Q और B पर जो चार्ज है दैट इज माइनस Q। अभी कह रहा है कि इन दोनों बीच में कुछ डिस्टेंस होगी और इतनी डिस्टेंस पर इन दोनों बीच में जो फोर्स लग रहा है दैट इज F। तो भाई F डिस्टेंस पर दोनों के बीच में जो फोर्स लग रहा है दैट इज KQQ अपॉन R स्क्वायर, ठीक है। अब दोनों एक पर पॉजिटिव है एक पर नेगेटिव है ना, तो ये आपकी क्वेश्चन नंबर 1 बन गई। अभी A पर जो चार्ज है इसमें कहा जा रहा है क्वेश्चन में कि A में से 25% चार्ज निकाल के B में ट्रांसफर कर दो, और अब इन दोनों के बीच में कितना फोर्स लगेगा। तो भाई A पर कितना चार्ज था, प्लस Q से इसका 25%, तो इसका 25% कितना होगा Q/4। अगर चार्ज निकाल दूंगा तो A पर जो नेट चार्ज बचेगा दैट विल बी 3Q/4, और ये पॉजिटिव है। अभी B पर जो चार्ज होगा मतलब ये जो माइनस Q में मैं इतना चार्ज जो है ट्रांसफर कर दूंगा, ठीक है, इतना चार्ज मैंने इसको दे दिया, तो कितना बचेगा, ये -3Q/4 ये बच रहा है। अभी क्या करना है, अभी इन दोनों के बीच में जो सेपरेशन तो नहीं बदली है, अभी आपको निकालना है F इज इक्वल टू K 3Q/4 इंटू 3Q/4, इन दोनों बीच में जो है निकालूंगा मैं, तो कितना आ जाएगा, बस डिवाइड कर लेना है। आप इसको डिवाइड करोगे तो आपका आंसर हो जाएगा 9/16, है ना, 9/16F डिवाइड कर लेना है। कौन सी इक्वेशन, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को डिवाइड कर दोगे तो आपको यहाँ पे मिलेगा, आप इसको नाम दे दो भाई F और इसको नाम दे दो F डैश, ठीक है। तो F अपॉन
या एफ डैश अपॉन एफ करोगे तो एफ डैश की वैल्यू क्या है, के 9q² अपॉन 16 अपॉन या आर स्क्वायर इंटू, यहाँ पर जाकर के इसको जब डिवाइड में लेकर के आओगे तो ये हो जाएगा आपका r² अपॉन KQ²। डिवाइड करने से सारे कष्ट जो है मिट जाएंगे। इसका मतलब है एफ डैश इज इक्वल टू 9/16 एफ आ रहा है। तो ये आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी। समझ गए? तो इस तरह से आप इन क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से कर सकते हैं।